नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने मंगलवार सुबह 8 राज्यों में 70 जगह छापेमारी की है। गैंगस्टर लॉरेंस और उसके करीबियों के ठिकानों पर यह रेड हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक एनआईए राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश में एक साथ कार्रवाई कर रही है। राजस्थान में रेड के दौरान गैंगस्टर लॉरेंस का पाकिस्तान कनेक्शन भी मिला है। शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट के बीच की लड़ाई अब सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को उद्धव गुट की याचिका को स्वीकार कर लिया है। याचिका में चुनाव आयोग द्वारा शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह को शिंदे गुट को दिए जाने के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई है। इस मामले पर सर्वोच्च न्यायालय 22 फरवरी बुधवार दोपहर 3:30 बजे सुनवाई करेगा। तुर्की और सीरिया में 14 दिन बाद एक बार फिर से सोमवार देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.4 रही। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 294 लोग घायल हैं। इसका केंद्र हताय प्रांत का आतंकिया शहर है। भूकंप की गहराई 2 किलोमीटर तक रही। इसके बाद आए आफ्टर शॉक्स की तीव्रता 3.4 से 5.8 रही। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि कई ऐसी इमारतें गिर गई हैं जो 6 फरवरी को आए 3 भूकंप से कमजोर पड़ गई थी। कई लोग मलबे में फंसे हैं। बताया जा रहा है कि मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। नागपुर में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। पूर्व मंत्री बच्चू कडू ने नागपुर में चेतावनी दी कि कर्ज नहीं चुकाने पर किसानों की जमीन नीलाम करने के फैसले को हम विफल कर देंगे और जो इन जमीनों की नीलामी करेगा उसके हाथ पांव तोड़ देंगे। नागपुर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के डिफॉल्टर किसानों की जमीन नीलाम करने का फैसला किया था। यह मंगलवार को लागू होने जा रहा था। कडू के धरना संगठन ने इसका विरोध किया। उस समय बच्चू कडू ने उपरोक्त चेतावनी भी दी। खरं तर हे दुर्दैव शेतकऱ्यावर यायला नाही पाहिजे। मी नेहमी सांगत असतो का सरकारनं लुटलं जास्त आणि दिलं कमी। तसंच बँकेनं 2 लाखाचं कर्ज 43 लाख काढून पुन्हा शेतकऱ्यांना आत्महत्येच्या दारात नेण्याचा हा प्रयत्न चालू आहे। मी कलेक्टरशी पण फोनवर बोललो, आता पण इथे चर्चा झाली। 15 दिवसात आम्ही एक चर्चा करू, कलेक्टर आणि शेतकरी आम्ही सगळे। लिलाव करण्याची पद्धत तर आम्ही हाणून पाडणारच आहोत। लिलाव त्या शेतकऱ्याची 20 लाखाची शेती यांच्या संगमतानं कोणी उभा राहणार आणि ते 5 लाखात घेत असाल तर हे आम्ही होऊ देणार नाही। आणि जो लिलाव घेईन त्याचे हातपाय पण तोडू। लिलाव तर होऊच देणार नाही। जो घेणार त्यांनी पण इशारा देतो आम्ही। शेतकऱ्याची लिलावात जमीन जर कोणत्या महारथ्यानं घेतली तर त्याला आम्ही हातपाय तोडल्याशिवाय राहणार नाही। आणि यांनी सुद्धा लिलाव काढू नये। जे काय असेल ते सरकार समोर पण जाऊ, कलेक्टर समोर पण चर्चा करू। आणि इतकं बेव्याजवी व्याज 2 लाखाचं व्याज 42 लाखापर्यंत नेत असाल आणि मग त्याला तुम्ही सूट देऊन अधिक कमी करत असाल तर हे फार चुकीचं आहे। या पद्धतची रावणशाही मला वाटतं हे फार पूर्वी काळात असं चालत होतं, काही खासगी सावकार करत होते। ती खासगी सावकारकीची पद्धत जर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत अशा पद्धतीने केल्या जात असेल तर ते निषेधार्ह आहे। या सगळ्या प्रकरणात आज जरी स्थगिती दिली तरी पुढे हा लिलाव होणार नाही याची सुद्धा आम्ही जबाबदारी घेणार। सेना ने नागपुर और विदर्भ के युवाओं के लिए अग्निवीर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं और इस भर्ती के लिए अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया के मानदंड लागू होंगे। इसलिए भर्ती में रुचि रखने वाले उम्मीदवारों को अब पहले ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। इसके बाद उम्मीदवारों को फिजिकल फिटनेस टेस्ट और मेडिकल जांच से गुजरना होगा। आज नागपुर के संविधान चौक में आपके एपीसीपी संगठन द्वारा आंदोलन किया गया। भारतीय चुनाव आयोग के असंवैधानिक निर्णय का इस वक्त निषेध किया गया। साथ ही वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा सरकारी संस्थाओं का असंवैधानिक तरीके से दमन एवं दुरुपयोग बंद करो ऐसी मांग भी इस आंदोलन द्वारा की गई। इस आंदोलन में भाजपा पर निशाना साधते हुए जोरदार नारेबाजी भी की गई और भाजपा पर शिवसेना को तोड़ने का आरोप लगाया गया। मेरा नाम एडवोकेट संजय पाटिल है। ये हमारा संगठन है आपका। इन डिटेल में इसका ऐसा अर्थ है, एसोसिएशन फॉर पैट्रियोटिक्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन, यानी भारत के देशभक्तों का ऐसा संगठन जो संवैधानिक कृति करेगा, इसका शॉर्ट फॉर्म है आपका। इसके लिए हमने लोकतंत्र को आधार बनाकर आपका, आपके द्वारा, आपके लिए
जो वर्तमान में महाराष्ट्र में जो चल रहा है, जो खुली आंखों से महाराष्ट्र की जनता ने देखा, जिन्होंने महाराष्ट्र के पिछले चुनाव में वोट दिए, तो उस चुनी हुई सरकार को किस तरह से तोड़ फोड़ कर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बिठाई, शिवसेना को तोड़कर, ये बहुत ही असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में ये मामला लंबित था 5 जजों के सामने में। उसका निर्णय आने के पहले ही आनन फानन में चुनाव आयोग ने जो निर्णय दिया वो असंवैधानिक है, क्योंकि जब भी कोई मामला न्यायालय में लंबित होता है तो किसी कार्यपालिका को ये अधिकार नहीं कि वो कोई अपना निर्णय सुनाए। इसलिए हमारा ऐसा मानना है कि भारतीय चुनाव आयोग ने जो निर्णय दिया, यह निर्णय केंद्र सरकार की दवा में आकर दिया, ताकि महाराष्ट्र में अराजकता फैलाई जाए और भारतीय जनता पार्टी और ख़ास तौर पर ये जो गुजरात से आए हुए जो 2 लोग हैं, मोदी और शाह, ये पहले से ही चाहते हैं मुंबई गुजरात में मिलाई जाए। तो ये मुंबई को बर्बाद करने का षड्यंत्र है, जिसके तहत शिवसेना को तोड़ा गया। हम कोई शिवसेना के समर्थक नहीं हैं, ना ही हम किसी पार्टी के समर्थक है समर्थक है हम भारतीय संविधान के, लोकतंत्र के, न्यायपालिका के। अगर भारत में संविधान होते हुए अगर सरकारें संविधान के आधार पर कार्य नहीं करेंगी, विधायिका अपना काम नहीं करेंगी, उसके बाद कार्यपालिका अपना कार्य नहीं करेंगी, अगर दोनों ने अगर गलती की तो सर्वोच्च न्यायालय में हस्तक्षेप करेगा। इसमें संविधान में आर्टिकल 32 में प्रावधान है। जरीपटका पुलिस थाना अंतर्गत दिनांक 20 फरवरी को मिसल लेआउट में रहने वाले 22 वर्षीय ऋतिक रोशन ठौरे ने पायजामे की रस्सी के सहारे अपने निवास हॉल की छत से लटक कर आत्महत्या कर ली। इस मामले में अभियोजक जया ऋतिक ठौरे उम्र 22 साल, इन्होंने दी जानकारी के आधार पर जरीपटका थाने में मौत का मामला दर्ज किया है। आत्महत्या का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं है। पुलिस इस मामले में आगे की जाँच कर रही है। जरीपटका पुलिस थाने में कल एक अपमृत्यु क्रमांक दाखिल किया गया है। उसकी जानकारी ऐसी है कि जिसने आत्महत्या की है, जिसने गलफास लगाया है, वो ऋतिक रोशन ठौरे करके, उसका उम्र 22 साल है, मिसाल लेआउट में रहता है। जरीपटका में मिसाल लेआउट में रहता है, गली नंबर 10 में। उसमें वो अपना पुराना बॉडी ऑफेंडर है, सराइत गुनहगार है। और हमें पुलिस को ऐसे खबर, उसकी पत्नी ने खबर दी कि 5:15 बजे वो पत्नी और उसका झगड़ा हुआ था 2 दिन पहले। 2 दिन पहले उनका दोनों का झगड़ा हो गया था, इसलिए उसकी पत्नी कड़बी चौक पे उसकी माँ रहती है, उनके घर गई थी। और कल उसकी पत्नी की फ्रेंड है जीविका करके, उसके मोबाइल पे मैसेज आया, ऑडियो मैसेज था। ऑडियो मैसेज उनको आया, ऋतिक का जो गलफास लिया है ना, उसका मैसेज, ऑडियो मैसेज आया था कि जया मैं जा रहा हूँ, मेरे को माफ़ करो और मेरी माँ को माफ़ करो, ऐसे एक मैसेज, ऑडियो मैसेज आया था। इसलिए वो पत्नी उसके माँ के घर से अपने घर आ गई, तो देखा तो ऊपर के रूम पे एक हॉल है, हॉल में सीलिंग नीचे के रूम बंद थे और हॉल में किचन के रूम बंद थे। ऊपर जाके हॉल का कड़ी बाहर से लगा था, तो उन्होंने खिड़की से देखा तो खिड़की में सीलिंग फैन पे जो हुक रहता है, हुक पे उन्होंने अपने डोरी के, पायजामा की डोरी हो गई, कौन सी डोरी से उन्होंने खुद को लटका लिया था। फिर बाद में उन्होंने पुलिस को खबर मिली, पुलिस घटनास्थल पे गई है। पुलिस ने घटनास्थल पे जाके पंचनामा बनाया और पूरी जानकारी चालू है। अभी पुलिस की आगे की जानकारी चालू है। और पत्नी का भी हमने पूछा किसी का आपके ऊपर आरोप भी है क्या, उन्होंने कुछ नहीं बोला। हम दोनों का झगड़ा हुआ था, लेकिन उन्होंने आत्महत्या क्यों की इसके बारे में कुछ नहीं, और मेरे किसी के ऊपर भी मेरे को कोई शंका नहीं है, ऐसे ही उसने बोला है। आगे की तपास जरीपटका पुलिस थाने करेगी अभी। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। दरअसल पूरा मामला 6 एकड़ जमीन को लेकर शुरू हुआ है। 6 एकड़ जमीन के लालच में चाचा ने अपनी 4 साल की भतीजी को नदी में फेंक दिया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सोलापुर जिले के मोहोल तहसील के रहने वाले यशोदीप धाकने अक्सर अपने बड़े भाई को धमकी दिया करता था कि अगर माँ के नाम की गई 6 एकड़ जमीन उसके नाम से नहीं की गई तो वो उसके वंश को खत्म कर देगा।
नागपुर के कविवर्य सुरेश भट्ट ऑडिटोरियम रेशीमबाग में शनिवार और रविवार 19 मार्च को अखिल भारतीय होम्योपैथिक रिसर्च समिट का आयोजन किया गया है। होम्योपैथी सबसे तेजी से विकसित होने वाला वैज्ञानिक चिकित्सा उपचार है। यह अपने फलदायी परिणामों के कारण बेहद लोकप्रिय हो रहा है। इस बारे में जानकारी देने हेतु एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन का आयोजन विभिन्न स्कूलों के सभी होम्योपैथिक चिकित्सकों को एक मंच पर लाने के लिए किया जा रहा है, ताकि वे एक दूसरे के साथ अपने विचार और शोध साझा कर सके। इस वक्त अध्यक्ष डॉक्टर विलास डांगरे, उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेश मुरकुटे, डॉक्टर नीतीश चंद्र दुबे, डॉक्टर रश्मि शुक्ला, डॉक्टर रवि वैरागड़े, डॉक्टर मनीष पाटिल आदि उपस्थित थे। देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है ऑल इंडिया होम्योपैथिक रिसर्च समिट के बारे में, जो 18-19 मार्च को सुरेश भट्ट सभागृह में होने वाला है। ऐसा लेटेस्ट रिसर्च बेस्ड समिट पहली बार होने जा रहा है, जिसमें जो सबसे एडवांस रिसर्च है होम्योपैथी में वो प्रेजेंट किया जाएगा। आपने देखा है कि मोदी जी बार बार होम्योपैथी के बारे में कहीं ना कहीं किसी न किसी मंच पर बोलते रहते हैं, लेकिन उसका साइंटिफिक रिसर्च सामने नहीं आता, इसलिए फिर होम्योपैथी उतनी आगे नहीं बढ़ रही है। जब मैं बोल रहा हूँ होम्योपैथी इतनी आगे नहीं बढ़ रही, लेकिन फिर भी बता दूँ पूरी दुनिया में दूसरे नंबर की पैथी होम्योपैथी है। सो इतने सारे लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया है और इसमें बहुत सारा रिसर्च हो रहा है, और ये सारा रिसर्च बेस्ड डाटा लोगों के सामने लाने के लिए ये सब कोशिश है। तो यहाँ पर जो लेटेस्ट रिसर्च है, इसमें नैनो टेक्नोलॉजी पर रिसर्च हो रहा है, इसमें बड़ी बड़ी बीमारियाँ जैसे कैंसर है, क्रॉनिक पैनक्रियाटिस है, इन पर रिसर्च हो रहा है, इसमें वायरल बीमारियाँ है, हेपेटाइटिस बी है, जैसे कोविड है, उसमें काफ़ी रिसर्च हुआ। सो हर क्षेत्र में होम्योपैथी में रिसर्च हो रहा है, और हर क्षेत्र में होम्योपैथी बहुत आगे मतलब लोगों के दिमाग में बहुत हाई लेवल पर आ रही है होम्योपैथी। सो पहले ऐसे कहा जाता था कि सिर्फ समझदार लोग होम्योपैथी लेते हैं, लेकिन आज जन सामान्य ने लोग होम्योपैथी को एक्सेप्ट किया है, क्योंकि आप विश्व का पूरा अगर कैलकुलेशन करते हैं तो पूरे दुनिया में मौत के लिए जो भी कारगर कारण है, उसमें नंबर 3 पे है दवाइयाँ। मतलब सबसे ज़्यादा मौतें दवाइयों से होती है। तो होम्योपैथी यहाँ पर सोचिए, विश्व के 3 नंबर के जो खतरा है उससे बचाने का काम सिर्फ होम्योपैथी कर सकती है। चेंबूर में एक कार्यक्रम के दौरान मशहूर गायक सोनू निगम के साथ हाथापाई की बात सामने आई है। इसी बीच सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि ठाकरे गुट के विधायक प्रकाश फाटेरपेकर की बेटे स्वप्निल फाटेरपेकर का जाने माने गायक सोनू निगम से झगड़ा हो गया है। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को अब तक हजारों लोग देख चुके हैं।